जय भारत। आजकल हम चर्चा इतिहास की कर रहे हैं और इतिहास में हम कुछ वीडियो पहले बना चुके हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता जो कि वेदों के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। तो हम वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता को आप दो काल में बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका ऋग्वैदिक और दूसरा हो गया आपका उत्तर वैदिक। यानी कि ऋग्वैदिक के अगर समय की बात करें तो ऋग्वैदिक काल है उसका जो औसतन जो टाइम है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। यानी कि 1000 से लेके यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 1500, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1500 साल से 1000 साल पहले तक। तो इसमें क्या था, कुछ इसमें इतिहासकारों का जो है वो इसको डिनाई करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये समय थोड़ा पहले था। जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब ने उन्होंने जो है एक चर्चा की है कि ये इतिहास काल जो था वो लगभग 5000 से 6000 वर्ष पुराना था। या अगर हम बात करें मैक्स मुलर साहब की तो वो कहते हैं कि 3000 वर्ष पुराना ये काल रहा होगा। तो इसमें थोड़ा सा काल के समय में हो सकता है कि थोड़ा सा भेदभाव हो, थोड़ा सा अंतर हो, बट जो पुस्तकों के अंदर दिया गया है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को हम ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं। दूसरा उत्तर वैदिक काल, या अगर हम बात करें वो लगभग 1000 से लेके और लगभग 600 ईसा पूर्व या बीसी की बात करते हैं। ये काल जो था आपका वो रहा आपका उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल क्या था, तो इस काल की जो तिथि का निर्धारण है वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी भाषा थी या किन किन पुस्तकों के आधार पर, किन किन साक्ष्यों के आधार पर इस काल की बात की गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी सिंधु सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, चाहे हम बात करें उसमें मोहनजोदड़ो की, चाहे हड़प्पा की, तो उसका काल इससे पहले माना गया है। यानी उसका जो समय रहा होगा वो 2500 वर्ष से पहले रहा है। और कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कि वो काल 1500 से और 3000 वर्ष पुराना रहा है। लेकिन उसके बाद की जो सभ्यता है उसको माना जाता है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। अब अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो ये भाषा लिखी, जो ये सभ्यता के बारे में हमने जांच की या इसके बारे में जो एविडेंस मिले हैं या जो बात की गई है, जो वेदों का जो लिखने का जो समय है वो लगभग 1000 वर्ष पहले माना गया है, मतलब 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और जो चारों वेद हैं हमारे, उन चारों वेदों के आधार पर जो है हम वैदिक सभ्यता को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद कुछ पुस्तकें जैसे उपनिषद की बात करते हैं हम लोग, उपनिषद भी उस समय में कुछ साक्ष्य देते हैं। या हम बात कर रहे हैं कि उपनिषद के साथ साथ अगर कुछ और पुस्तकें भी उसका दौरान लिखी गई, और ऐसा माना जाता है कि इसमें हिंदू देव देवताओं की बात की गई, जैसे इंद्र की या वरुण की बात की गई। इनकी बात करते करते हम जो है इस काल को आगे बढ़ाया। तो मैक्स मुलर साहब जो थे एक जर्मन थे और उन्होंने बताया कि ये लगभग जो है 1200 वर्ष से लेके और लगभग 3000 वर्ष की घटना रही होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपनी ज्योतिषी गणना की, उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये तो 6000 वर्ष पुरानी घटना थी। तो ये एक विषय अलग है कि भाई समय क्या रहा होगा, लेकिन जो सभ्यता रही वो लगभग ये सभ्यता ऐसा माना जाता है कि साक्ष्यों के आधार पर या कुछ पुस्तकों के आधार पर या कुछ इतिहासकारों के आधार पर इस काल को हम सिंधु सभ्यता के बाद मानते हैं। और ये सभ्यता लगभग उत्तर भारत की सभ्यता थी, और ये उत्तर जो गंगा का जो उत्तरी हिस्सा है उसके आसपास ये सभ्यता डेवलप हुई। उसमें
जो बेसिकली ऐसा भी मानते हैं कि जो आर्यन थे, जो आर्य थे, वो लोग उत्तर भारत में आए और गंगा नदी के आसपास उन्होंने सभ्यता को जो है आगे बढ़ाया। साथ में ये लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए थे और इन लोगों में जनरली ट्राइब्स थी, आदिवासी लोग जो हैं इसमें रहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल बोलते थे उसको, यानी कि कुल मतलब परिवार, यानी कि एक तरह से जो परिवार था, एक घर में एक छत के नीचे जितने व्यक्ति रहते थे उसे कुल बोलते थे। और उसमें जो घर का मुखिया होता था, जो घर का मुखिया वो जनरली पिता ही होता था वैसे, और वो कुलूप कहते थे उसको। क्या बोलते थे? कुलूप, यानी कि उसको कुलूप कहा जाता था। जो घर का मुखिया था, कुलूप, घर का मुखिया। तो घर के मुखिया को क्या बोलते थे? कुलूप बोलते थे। और कुलूप यानी कि एक, फिर उसके बाद होता था एक ग्राम। एक ग्राम में बहुत सारे परिवार, जैसे आज की भी सभ्यता ऐसी है भाई। आजकल क्या है, एक गांव में बहुत सारे परिवार होते हैं, एक परिवार का मुखिया जनरली पिता ही होता है, तो उस मुखिया को बोलते थे कुलूप, और वो मिलके बनाते थे ग्राम। और ग्राम जो है भाई, बहुत सारे, जैसे अब गांव बन गया, फिर गांव का जो संगठन हुआ, जो ग्रामों का जो संगठन हुआ, उसे विस बोलते थे। क्या बोलते थे? गांव के संगठन को, जैसे आजकल ब्लॉक बनता है इसी तरह से पहले विस होता था, उसको बोलते थे विस। कई सारे विश मिलके, यानी कि जो विश्व का जो संगठन होता था वो बनाते थे फिर आपके जन। अब जन क्या, जन में जैसे आजकल जिला हो गया, जनपद हो गया, फिर कई सारे जनपद मिलके एक राष्ट्र बनाते थे। समझे हो? जैसे बहुत सारे जिले किसी देश में होते हैं, इसी तरह से जो आपके जो राष्ट्र बना, और राष्ट्र से बनके, यानी कि जो जैसे हम बात करते हैं राष्ट्र, और राष्ट्र का जो मतलब जो मुखिया होता था उसको हम सम्राट कहते थे। और जनरली जो आर्यों की भाषा में जो जन जो शासक था, जन किसको बोलते थे? यानी कि पहले आपका रहा घर या कुल, इसको बोला। कुल से मिलके जो है, फिर हमने बताया आपको, कुल से मिलके बना ग्राम, और ग्राम से मिलके बना जन, और जन से मिलकर बना विश्व, और विश्व से बनकर मिला आपका राष्ट्र। तो जो ग्राम का जो मुखिया था, गांव के मुखिया को बोलते थे आप, जो ग्राम का जो मुखिया था उसको ग्रामीकी बोलते थे। ग्रामीकी, जैसे आजकल ग्राम प्रधान होता है, उस टाइम ग्रामीकी होता था। ठीक है। इसी तरह से विश्व का जो प्रधान था वो विश्वपति था, जैसे ब्लॉक का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख हो गया। इसी तरह से फिर जन, यानी कि जनपद मान लीजिए आप उसको, जिला मान लीजिए, जन का जो शासक होता उसको राजन कहते थे या राजा कह सकते थे। और फिर जो पूरा जो जन, कई सारे जन मिलके फिर बनाते थे एक राष्ट्र, और राष्ट्र का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे सम्राट। यानी कि सम्राट किसको कहते थे? पूरे राष्ट्र का जो यानी कि एक व्यवस्था जो थी वो राजतांत्रिक संस्था थी, यानी कि लोकतंत्र नहीं होता था उस समय राजतंत्र था। और वो मिलके फिर जिसकी पावर होती थी इसके हाथ में, वो उसका राष्ट्र का, उस राष्ट्र के जो मुखिया थे उसको बोलते थे हम सम्राट। तो इस तरह की व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था धीरे धीरे चलती रही। उसके बाद जो इसमें फिर जैसे आपकी जो सभा होती थी, जैसे अब हम अगर राजनीतिक सभ्यता की बात करें, प्रशासन कैसे चलता था, तो उसमें दो चीज़ें होती थी भाई। अगर हम किसी जन का जो शासक है या राष्ट्र का जो शासक है, वो उसमें क्या था कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती थी उसमें दो तरह की होती थी, एक सभा और एक समिति। भाई अगर कोई भी राज्य चल रहा है तो कैसे चलता था, उसमें दो चीज़ें होती थी, सभा और समिति। सभा में क्या थे, कुछ विद्वान लोग होते थे, जो विद्वान लोग थे वो मिलके एक सभा बनाते थे, यानी कि उसमें कह सकते थे बुद्धिमान और कुछ अनुभवी व्यक्तियों का एक मिक्सचर होता था, मतलब मिश्रण होता था, और वो मिलके एक सभा बनाते थे। और वो सभा जो है वो अध्यक्ष, उसके सभा के अध्यक्ष को सभापति कहते थे। इसी तरह से एक समिति होती थी। समिति क्या होती थी? एक जनमानस होता था आपका, वो जनमानस मिलके एक, उसमें जो कुछ नागरिक होते थे, और वो उसके जो अध्यक्ष है उसको ईशान बोलते थे, ईशान। तो यानी कि प्रशासन इस तरह से चलता था। पहले आपका जो है राज्य, यानी कि आपके घर के परिवार से फिर आपका जो है इस तरह से कोई देश का निर्माण हुआ बहुत सारे जन को मिलके, और धीरे धीरे हम जो है फिर महाजनपदों में कन्वर्ट हुए। महाजनपद क्या थे? एक तरह से कह सकते हैं कि जनपद, जो बड़े बड़े राज्य थे या बड़े बड़े जो कह सकते हैं राज्य जो उस टाइम के थे, वो उत्तर भारत लगभग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और वो 16 महाजनपद, आपके प्रश्न आ सकते हैं कई बार, ये 16 महाजनपद में पूरा उत्तर भारत, यानी कि लेके आपका गंगा नदी से, और पूरा उत्तर भारत यानी कि लेके पाकिस्तान से लेकर पूरा बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है उत्तर भारत का, ये लगभग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जिसमें मुख्य रूप जो मैं नाम बताना चाहूँगा, जैसे अंग,
जो आजकल का जो बिहार का हिस्सा है, उस टाइम जो महाजनपद था अंग, और उसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। ये बिहार में है आजकल। दूसरे अगर हम बात करें मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का आपने नाम सुना होगा। मगध साम्राज्य में अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट हुए, और वो जो जगह है वो भी बिहार में स्थित है, यानी कि बिहार जो गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, और इसका पटना या ये जो जाकी जो क्षेत्र है वो हुआ करता था। और उसकी राजधानी गिरिर या तो राजगृह थी, ये राजगृह उस टाइम उसकी राजधानी हुआ करती थी। इसी तरह से काशी जो क्षेत्र है, बनारस वाला क्षेत्र, उसको हम, वो महाजनपद था। काशी के साथ वत्स जो साम्राज्य था, वो कौशाम्बी जो आपका क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास, वो क्षेत्र था। इसी तरह से वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, इस तरह के महाजनपद, पंचाल, चेदी, मत्स्य, कुरु, जो हस्तिनापुर का जो क्षेत्र था, जो राजधानी थी हस्तिनापुर, वो इसका यानी कि क्षेत्र था। इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, पहले कुरुक्षेत्र में, मतलब कुरु में उसमें हस्तिनापुर था, फिर इंद्रप्रस्थ उसको राजधानी बनाया गया, यानी कि पांडवों के समय की जो बात हुआ करती थी, जैसा हम पढ़ा है हमने, तो उसमें कुरु की बात की गई थी। काम्बोज, शूरसेन, अश्मक और गांधार, जो अभी पाकिस्तान का जो हिस्सा, यानी कि अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है हमारा, उसको हम मिला के, तो ये जो हमारा पूरा उत्तर भारत बटा हुआ था गंगा नदी के आसपास, या उसके जो इधर सिंधु नदी से मिला हुआ, ये जो पूरी वैदिक सभ्यता यहाँ तक फैली हुई थी। और जो धर्म की बात करते हैं, तो पुराने समय में जो हमारा जो धर्म था, वो धर्म ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। जैसे इंद्र की मैंने बताया, इंद्र या वरुण की पूजा की जाती थी। ऐसा था हमारे जो समय था ऋग्वैदिक काल। और इस समय में आपके जो हमने बात की, चारों वेदों की बात की, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 4 वेद थे हमारे, उनके बारे में बात की। और उसके बाद जो है उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये ऋग्वैदिक काल की थी। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं, तो जो उत्तर वैदिक काल था आपका, वो 1000 से 600 ईसा पूर्व हम ऐसा मानते हैं कि ये रहा होगा उस समय का। तो मैंने जो बताया, ये 1000 मतलब 1500 से और 1000 ईसा पूर्व, और ये दूसरा 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल जो है, वो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो निवास स्थान था, वो सिंधु या सरस्वती नदी के बीच में था। और धीरे धीरे जो उत्तर भारत का जो बाद में जो उत्तर भारत जो था हमारा, कहने का मतलब ये है कि जो 16 महाजनपदों का जो निर्माण हुआ, वो ऋग्वैदिक काल में न होकर वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में जो 16 महाजनपद थे, उनका निर्माण हुआ। और इसका जो है, ये धीरे धीरे उत्तर भारत में गंगा के आसपास ये जनपद फैले लगभग। तो ये धीरे धीरे सिंधु और सरस्वती नदी के बीच से होते हुए फिर ये आ गए गंगा नदी के आसपास। और इसमें जो है बहुत सारे मैंने महाजनपदों के नाम बताए, इनका विकास हुआ। और कुछ साहित्य भी मिलते हैं इसमें, जैसे हम बताते हैं वैदिक साहित्य में अगर आप बात करते हैं, तो वेदों के साथ साथ मैंने बताया आपको कि भाई कुछ पुराण भी थे। अगर मैं ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में मैंने बताया था कि एक आपको जो है ऋग्वेद के अंदर जो हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं, वो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। और सूर्य की पूजा के लिए, सावित्री की पूजा के लिए उसका यूज़ करते हैं। और 10 मंडल मैंने आपको बताया था, 10 मंडल, और 10 मंडल के साथ साथ 1028 इसमें सूक्त यानी कि सूक्त लिखे गए हैं। और इसकी भाषा पद्यात्मक है, पद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद जो है पद में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों यानी कि देवताओं के बारे में या उनके दिव्य गुणों के जो हैं उनके बारे में हमने बात की है। तो ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसके बारे में देवताओं की बात की गई है। और अगर हम बात करें इसमें बेसिकली हमने बात की थी ऋग्वेद के अंदर जो समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था, कि जो 4 हिस्सों में था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन यानी कि ये कर्म के आधार पे होते थे, ना कि जाति के आधार पर। तो समाज जो था, जो समाज बटा हुआ था, वो बेसिकली आपका जो समाज बटा हुआ था वो ना कि उसके जाति के आधार पर बल्कि कर्म के आधार पर समाज को बांटा गया था, जो 4 हिस्सों में थे। ब्राह्मण का कार्य समाज में पूजा करना, शिक्षा देना, इस तरह का कार्य था। जबकि क्षत्रिय का काम पूरे सीमाओं की सुरक्षा करना, इस तरह के काम होते थे क्षत्रिय के। जो आपका वैश्य था उसका काम खेती करना, साथ में जो है व्यापार का काम देखना। और अगर शूद्र की बात करें तो इन तीनों की एक तरह से सहयोग करना या सहायता करना या उनके साथ साथ काम कराना, ये सब शूद्रों का काम था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग इसमें जो है
ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। नौवां मंडल जो है 114 सूक्त सोमदेव हैं उनको संबोधित करते हुए किया गया है। लगभग 11,000 श्लोक हैं इसमें, और इसमें जो है कह सकते हो कि जो 33 प्रकार के जो देव देवता हैं उनके बारे में बात की गई है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो अर्थ है वो यज्ञ होता है। यज्ञों के बारे में मैंने बताया था पहले कि यज्ञों के बारे में हम बात करते हैं, और इसकी 2 शाखाएं हैं यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यह 40 अध्यायों में विभाजित है पूरा यजुर्वेद, और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ जो है वो इसके अंदर लिखा गया है। साथ में अगर हम बात करें सामवेद की, जो तीसरा वेद है सामवेद, सामवेद इसमें लगभग 1810 छंद हैं, और 1810 छंद के साथ साथ इसमें 75 कुछ सभी जो है वो ऋग्वेद में भी उल्लेखित हैं, मतलब उसके बारे में कुछ यानी कि कनेक्शन है इसका इससे। और इसमें जो है सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक भी कह सकते हो, यानी कि संगीत के बारे में जो बात की है, संगीत के बारे में हमने बात की है, तो वो हम किस में बात करते हैं, वो हम बात करते हैं हमेशा सामवेद में। इसके बाद जो है आपका अगर हम बात करते हैं कि भाई अरण्यक के बारे में, यानी कि ब्राह्मण, ये भी पुस्तकें हैं कुछ, अरण्यक और ब्राह्मण, इनके बारे में भी काफ़ी पुस्तकों के बारे में जो है दिया गया है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब इन्हीं में उपलब्ध हैं। उपनिषद के बारे में मैंने बात की थी, तो उपनिषद और कुछ वेदांगों के बारे में, तो उपनिषदों की संख्या 108 मैंने बताया था आपको, और पुराणों की संख्या जो है वो 18, तो 108 उपनिषद और 18 पुराण। इनसे भी काफ़ी कुछ समाज के बारे में पता लगता है कि भाई कैसा वैदिक काल में जो सभ्यता थी या कैसी सभ्यता थी, समाज कैसा था, और कैसे जो है इनमें देवताओं की पूजा की जाती थी, कैसा उनमें जो है समाज किस तरह से बटा हुआ था। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो है, और कांस्य युग का समय का भी हम इस समय को मान सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत थी। तो वैदिक सभ्यता से 1 या 2 प्रश्न आने के जो है हमेशा चांसेस रहते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर सेंस कर रहा हूँ कि जो वैदिक सभ्यता थी वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व के बीच में है। 2 तरह से बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो सभ्यता थी, उत्तर भारत की ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता थी। और इसमें मुख्य रूप से वेदों पे फोकस है, जो वेदों से हमें चीज़ें ली गई हैं। देवता इंद्र देवता के बारे में बात की गई है, या गायत्री मंत्र की बात की गई है, और कहने का मतलब प्राकृतिक शक्तियों की ज़्यादा पूजा की गई इसमें भी। और अगर हम बात करते प्रशासन की, तो प्रशासन सभा और समिति में हम बात करते हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य जो है वो कुल से लेके और फाइनली वो सम्राट तक बनता था जो किसी राष्ट्र का। और महाजनपद, 16 महाजनपदों में उत्तर वैदिक काल जो है 16 महाजनपदों में उत्तर भारत हमारा बटा हुआ था। उसमें से मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया कि कुरु या फिर वज्जी या मगध या अंग, इस तरह के जो राज्य थे, और उनका जो जीवन था वो नगरीय ना होके इस बार थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा था। तो ये चीज़ें मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया। शायद आप लोगों को कुछ ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। आगे भी मैं प्राचीन इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।